हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक मंगल आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। बच्चों, 12th क्लास का जो चैप्टर हमने चालू किया था हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, उसके 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और तीनों लेक्चर में हमने अभी किस किस बारे में पढ़ा है। तो एक तो हमने पढ़ा है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ये तो था लेक्चर नंबर 1 का टॉपिक। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था बॉन्ड लेंथ एंड रिएक्टिविटी के बारे में, और जो लेक्चर नंबर 3 था उस लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तीनों के तीनों लेक्चर का पूरा अच्छे से जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप अच्छे से वहां पे देख सकते हैं। आज हम चालू करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 अब ये जो है और इसके आने वाले जो लेक्चर है जितने भी हेलो अल्केन्स के, उन सभी लेक्चर के अंदर हम हेलो अल्केन्स का रिएक्शन वाला पार्ट स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले तो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो अल्केन्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स। तो आज जो हम लेक्चर नंबर 4 में जो टॉपिक चालू करने जा रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, अब देखो इसमें हेलो अल्केन्स की जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो किस किस से करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन करेंगे हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें 2 तरह के हाइड्रोकार्बन पे हम मेन कंसंट्रेट करेंगे, एक तो अल्केन और एक अल्कीन। इन दोनों हाइड्रोकार्बन से कैसे हेलो अल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है सबसे पहले तो हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अदर हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 4 में ये है मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन हाइड्रोकार्बन से कैसे किया जाता है ना। अब हाइड्रोकार्बन में भी हम 2 अलग अलग पोर्शन डिवाइड कर रहे हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स, और दूसरा हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स। मतलब पहले तो अपन हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन किससे करेंगे, अल्केन से करेंगे, और देन उसके बाद हम हेलो अल्केन का फॉर्मेशन किससे करेंगे, अल्कीन से करेंगे। आगे होगा आपको समझ में। ठीक है, हाँ एक बात और आप सुन लीजिए। देखिए बच्चों, रिएक्शन के बेसिस पे अगर ये चैप्टर देखा जाए ना तो सबसे बेसिक चैप्टर है ये। इसके बाद वाले जो भी चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो सारे के सारे चैप्टर कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। अगर आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से आता है, इस चैप्टर की रिएक्शंस अगर आपकी पूरी कमांड में है, तो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक बात और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जैसे क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के एक नया क्वेश्चन हमेशा जुड़ता है जो कि बच्चों को थोड़ा सा टफ भी लगता है, कन्वर्जन्स। ठीक है ना, जिससे कि बच्चे डरते भी हैं काफी, यार सर कन्वर्जन कैसे होगा। कन्वर्जन में क्या होता है, किसी भी एक सब्सटेंस से आपको दूसरा केमिकल सब्सटेंस बनाना होता है। जैसे कि आपसे बोल दिया गया कि आपके पास है पेंटेन, अब पेंटेन से आप बना के बताओ पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, पेंटेन है, पेंटेन से आप पेंटेनोइक एसिड को कैसे बनाओगे, सारे के सारे रिएक्शन के स्टेप्स आप लिखो, तो इसको कहा जाता है कन्वर्जन। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कन्वर्जन के बारे में केवल और केवल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि कन्वर्जन अगर हमें करने हैं तो कन्वर्जन के लिए हमें थोड़ी सी रिएक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए कि हम सबसे पहले किसको किसमें कन्वर्ट करें। अगर आपको थोड़ी सी रिएक्शन की नॉलेज अच्छे से है तो आप कन्वर्जन आराम से कर सकते हो। अब यहां पे जो सबसे जरूरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके अल्केन या अल्कीन मतलब हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कोई भी कन्वर्जन आता है जिसमें आपको क्या दिया हुआ हो, हाइड्रोकार्बन दिया हुआ हो, और हाइड्रोकार्बन से आपको कोई आने वाला कोई दूसरा सब्सटेंस बनाना है, मतलब हाइड्रोकार्बन्स को आपको किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो आपकी सबसे पहले जो स्टेप होगी ना वो यही रिएक्शन होगी, फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन। मतलब अगर आपको हाइड्रोकार्बन को किसी भी दूसरे केमिकल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है बाय कन्वर्जन, तो आपकी जो पहली स्टेप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमेशा हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको हेलोजन जोड़ना है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के अंदर हेलोजन को कैसे जोड़ा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है ना, अल्केन में हेलोजन को कैसा जोड़ा जाता है, अल्कीन में हेलोजन को कैसे जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखना, अल्केन या अल्कीन से रिलेटेड आप कोई भी कन्वर्जन करो, आपकी जो पहली स्टेप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमेशा फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और काफी सिंपल रिएक्शन भी है। और एक सबसे खास बात, और ये रिएक्शन 11th और 12th दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है।
11th के अंदर भी दोनों की दोनों रिएक्शन जो है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्केन एंड फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कीन, काफी डिटेल में दी हुई है और 12th क्लास में भी काफी अच्छी डिटेल में दी हुई है। ठीक है, और क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं यहां से। तो हम यहाँ पे आज चालू कर रहे हैं हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, और उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हेडिंग क्या है अपना आज का टॉपिक, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन चालू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और इसमें भी हम ए चालू कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन यहां पे सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहले तो हम अल्केन से बनाना सीखेंगे, देन हम अल्कीन से बनाना सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, यह है फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात आप सुनिए बच्चों, यहाँ पे आज का जो लेक्चर है ना वो काफी अच्छा स्पेशल लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर क्या है, एक्चुअली मैं आप लोगों को साथ ही साथ एमसीक्यू भी करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे कौन से पॉइंट से क्या एमसीक्यू बन सकता है, काफी अच्छा एमसीक्यू क्या बनाया जा सकता है, वो सारे के सारे कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एंड तक इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी कुछ इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे चालू कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। ठीक है, मतलब अल्केन से हेलो अल्केन को कैसे बनाया जाए। ठीक है, देखिए सुनना बच्चों, अल्केन। ठीक है, किसी भी अल्केन से हेलो अल्केन बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अल्केन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, हेलोजन के साथ। अल्केन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, हेलोजन के साथ। इसकी वजह से अपन इसे हेलोजिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं अपन इसे, हेलोजिनेशन। मतलब यहां पे हम अल्केन की रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ करवाएंगे और क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन बन जाएगा, हेलो अल्केन। और उसके अलावा यहां पे बाई प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, यहां पे बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, हाइड्रोजन हैलाइड। और एक बात आप अच्छे से याद रखना कि ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है ना, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। मतलब यहाँ पे हमें लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और सनलाइट से जो एनर्जी हमें मिलती है, सुनना अच्छे से, सनलाइट से जो एनर्जी हमें मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, फोटॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, सनलाइट से जो एनर्जी हमें मिलती है वो किसकी फॉर्म में मिलती है, फोटॉन्स की फॉर्म में। और 1 फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होती है, h nu के इक्वल होती है। ठीक है, 1 फोटोन की जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, h nu के इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पे एरो पे h nu इसलिए लिखा है। आगे बात समझ में, एक बार और सुन लो। यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन के अंदर आपको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अच्छा, आप हाई टेम्परेचर पे भी इस रिएक्शन को करवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाई टेम्परेचर पे नहीं होगी, ये हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, बाकी यूजुअली ये रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं। अब सनलाइट के लिए हमने यहाँ पे क्या शो किया है, एच नु। एच नु क्यों शो किया हमने सनलाइट के लिए, तो बच्चों सनलाइट के लिए एच नु शो करना इसलिए होता है एक्चुअली कि सनलाइट से जो एनर्जी आती है, ठीक है, सनलाइट से जो एनर्जी आती है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में, उस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने सीखा है कि सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आती है, जिनको क्या कहा जाता है, फोटॉन्स।
ठीक है। और फोटॉन्स के अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो किसके बराबर होती है? h नू के बराबर होती है। नू का मतलब फ्रीक्वेंसी और h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट। तो इसकी वजह से अपन ने यहाँ पे h नू लिखा है। हो गई बात क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अल्केन की जो रिएक्शन है, अल्केन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? हैलोजन के साथ करवाएंगे। तो इसकी वजह से अपन इस रिएक्शन को हैलोजिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। उसके अलावा ये जो रिएक्शन होती है, ये हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? एच नू। प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? हेलो अल्केन। और हेलो अल्केन के अलावा यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा? तो देखो इधर अल्केन को अपन क्या लिख सकते हैं? आर बॉन्ड एच। ठीक है। जो अल्केन है, अल्केन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आर बॉन्ड एच। ठीक है ना। अल्केन को हम आर बॉन्ड एच लिख सकते हैं। हेलोजन को हम किससे शो करें? X2 से। हेलोजन को हम क्या लिखेंगे? X2। हेलोजन सारे के सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन हेलोजन को क्या लिखेंगे? X2। यहाँ पे X का मतलब क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन या फिर आयोडीन। ठीक है। यहाँ पे X का मतलब क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन या फिर आयोडीन। ऑन द एरो अपन ने क्या लिख दिया? एच नो। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? हेलो अल्केन, मतलब आर बॉन्ड एक्स और एक हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX। ठीक है ना। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX। ठीक है। तो ये हमने इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आप, ये रिएक्शन हुई कैसे? हुआ क्या इसमें? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो अल्केन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आर का मतलब क्या होगा? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप या फिर कार्बन चेन। ठीक है। या फिर कार्बन चेन। अल्केन की कार्बन चेन है ये। ठीक है। कार्बन चेन। तो आर का मतलब तो कार्बन चेन हो गई, उसका हाइड्रोजन है ये। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? हेलोजन के साथ करवा रहे हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे क्या किया? देखो इधर हमने हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन को हटा के हमने उसके अंदर क्या जोड़ दिया? हेलोजन जोड़ दिया। ठीक है। यहाँ पे अपन ने हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोजन हटाया और एक हेलोजन को जोड़ दिया। तो एक हाइड्रोजन को हटाया और एक हेलोजन को जोड़ दिया। हेलोजन कितने हैं यहाँ पे? 2। एक हेलोजन को अपन ने इसके साथ जोड़ा और दूसरा हेलोजन वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बना रहा है यहाँ पे? HX। ठीक है। यहाँ पे 2 हेलोजन थे, तो एक हेलोजन को तो अपन ने यहाँ पे जोड़ा और दूसरा हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बना रहा है? HX। ये जनरल रिएक्शन हो गई। ठीक है। अब रिएक्शन के दौरान आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, सुनना अच्छे से, रिएक्शन के दौरान आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को हेलोजन ने सब्स्टिट्यूट किया है। आई नहीं यहाँ पे समझ में? यहाँ पे हाइड्रोजन को हेलोजन ने क्या किया है? सब्स्टिट्यूट किया है। सिंपल आप देखो यहाँ पे, हमने यहाँ पे से हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया? हेलोजन लगा दिया। मतलब हाइड्रोजन को हेलोजन ने क्या कर दी? लात मार दी। ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दिया उसे और खुद उसकी जगह पे आके जुड़ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हेलोजन ने सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब उसकी जगह से उसे हटा के खुद उसकी जगह को ले लिया। तो यहाँ पे ये किस तरह की रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। यहाँ पे ये किस तरह की रिएक्शन होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी बात आ गई बच्चों समझ में? ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्केन। ठीक है ना। अब फाइनल बात, ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी? है ना। ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी? देखो यूजुअली कितने तरह के मैकेनिज्म होते हैं? 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं ज्यादातर, और भी होते हैं, बाकी मेन तो देखो 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। ठीक है ना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म और इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कौन सा होगा, कब होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? आप ये सुनो, एक बात आप ध्यान रखना, यदि जो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यदि जो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल पोलर नेचर के हैं। कौन सी नेचर के? पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है? जिनको आप पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव में तोड़ सकते हो। मतलब जिनको पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ा जा सकता है ना, ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है। याद रखना,
ऐसे मॉलिक्यूल जिनको पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ा जा सकता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोल रहे हैं? पोलार मॉलिक्यूल। ठीक है। और यदि मान लो ऐसे मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन रिएक्शन के दौरान हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज बनेगी, चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली, जो कि इलेक्ट्रोफाइल होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है, कार्बोकेटायन होती है, कार्बोएनायन होती है। तो ऐसी स्पीसीज कब बनती है? जब रिएक्शन परफॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलार। ठीक है। लेकिन अगर मान लो रिएक्शन परफॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल क्या हो? नॉन पोलार हो। ठीक है। रिएक्शन परफॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल क्या हो? नॉन पोलार। तो अगर बच्चों मॉलिक्यूल नॉन पोलार हुआ तो फिर उस कंडीशन में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बना सकते आप। ठीक है ना। यदि मॉलिक्यूल नॉन पोलार हुआ, नॉन पोलार मॉलिक्यूल कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन का बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा, तब उस कंडीशन में मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? नॉन पोलार। और एक बात आप अच्छे से याद रखना कि जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल है आप उसे कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं तोड़ सकते। तो फिर उसका ब्रेकडाउन कैसे करते हैं हम? तो उसका ब्रेकडाउन होता है हमेशा बाय होमोलाइटिक क्लीवेज इनटू फ्री रेडिकल्स। ठीक है, लाइक दैट। सी यहां पे देखना, जैसे कि ये X2 है, अब इसमें यहां पे दोनों हेलोजन है ना, दोनों के दोनों एटम सेम है, सेम एटम। अब दोनों के दोनों एटम बिल्कुल सेम है, तो यहां पे मैं किसी पे पॉजिटिव या किसी पे नेगेटिव नहीं लगा सकता हूं फिलहाल। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इसका अगर मैं ब्रेकडाउन करने की कोशिश करूं तो इसका जो ब्रेकडाउन होगा वो कौन सा ब्रेकडाउन होगा? होमोलाइटिक। अब होमोलाइटिक में क्या होता है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे। तो इसके बाद जो स्पीसीज बनेगी वो क्या कहलाएगी? फ्री रेडिकल स्पीसीज। ठीक है। तो आप यहां पे ये ध्यान रखना, सुनना अच्छे से। यहां पे क्या होगा, आपको यहां पे मैकेनिज्म देखना सिखा रहा हूं मैं, यहां पे कौन सा मैकेनिज्म होगा। ठीक है। तो आप यहां पे ये ध्यान रखना कि देखो, जो अल्केन होते हैं ना वो परफेक्टली नॉन पोलार होते हैं। अल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलार होते हैं। और हेलोजन भी नॉन पोलार है। ठीक है। जो अल्केन होते हैं, अल्केन सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन पोलार होते हैं। और उसके अलावा हेलोजन भी नॉन पोलार है। तो आप यहाँ पे नॉन पोलार की रिएक्शन नॉन पोलार के साथ करवा रहे हो। तो यहाँ पे जब नॉन पोलार स्पीसीज रिएक्शन परफॉर्म करेगी तो उस दौरान कभी भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेंगे, उस दौरान क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पे इन सभी का कौन सा क्लीवेज होगा? होमोलाइटिक क्लीवेज। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज होने की वजह से जो स्पीसीज यहाँ पे बनेगी वो कौन सी बनेगी? फ्री रेडिकल, न कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन कार्बोएनायन। यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेंगे। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। तो इसकी वजह से मैं इसे क्या बोल सकता हूं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक ब्रेकडाउन लिख दो आप। तो होमोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेक्स प्लेस। ठीक है। मतलब यहां पे जो स्पीसीज रिएक्शन परफॉर्म कर रही है ना, इनका जो ब्रेकडाउन होगा ना वो कैसा ब्रेकडाउन होगा? होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होगा। होमोलाइटिक ब्रेकडाउन कैसे होता है? तो जैसे कि ये मैंने आपके सामने हेलोजन लिखा X2, अब यहाँ पे इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे। तो यहाँ पे आपके सामने ये जो स्पीसीज बनेगी इसे हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल बोलेंगे। ठीक है। ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। तो ये मैकेनिज्म कौन सा होगा यहाँ पे? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगी ये रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये काफी अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सा टाइप की रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों नीट एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। IIT JEE वगैरह के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन मुश्किल ही आते हैं। बाकी नीट एग्जाम के हिसाब से ये वाली बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ये कि जो हेलोजिनेशन होता है अल्केन्स का, ठीक है ना, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स मतलब अल्केन्स के अंदर हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन करवाना, हेलोजन की रिएक्शन अल्केन से करवाना। तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स किस टाइप की रिएक्शन है? तो आप अच्छे से याद रखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और रीजन भी याद रखना, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉन पोलर होते हैं अल्केन्स।
ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज अल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन ध्यान रखना आप, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स is a type of halogenation of alkanes is a type of A free radical substitution reaction, free radical substitution reaction, B electrophilic substitution reaction, C nucleophilic substitution reaction, या फिर D इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या जाएगा आपका, ए, है ना। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, याद रखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इसका रीजन क्या दोगे, तो ध्यान रखना रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज अल्केन्स आर नॉन पोलर। आ गया बच्चों ये समझ में। ठीक है, अब आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों, ये रिएक्शन आपकी हो गई होगी क्लियर। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आप लोगों ने। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सुनना अच्छे से, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो जनरल रिएक्शन है, हम पहले तो इसका मैकेनिज्म समझेंगे पूरा, और उस मैकेनिज्म के अंदर एक एक स्टेप पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यू के फॉर्म में मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा सारे के सारे। तो मैकेनिज्म के एक एक स्टेप को आप अच्छे से समझना। उसके बाद चारों तरह के हेलोजिनेशन, जैसे अपन ने, ये तो अभी अपन एक जनरल हेलोजन जोड़ा, पहले अपन फ्लोरीन को जोड़ेंगे, फिर क्लोरीन को जोड़ेंगे, फिर ब्रोमाइन को जोड़ेंगे, और फिर अपन आयोडीन को जोड़ेंगे। तो चारों के चारों तरह का हेलोजन जो है ना, वो अपन अलग अलग यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे, किससे, अल्केन से। मतलब चारों के चारों हेलोजन का मैकेनिज्म अपन देन अलग से देखेंगे, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, देखो चारों के चारों हेलोजन के लिए कंडीशंस थोड़ी सी अलग अलग होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले तो अभी जनरल मैकेनिज्म समझ रहे हैं, और जनरल मैकेनिज्म में जितने भी जरूरी पॉइंट है वो सारे के सारे मैं आपको क्लियर करूंगा सबसे पहले तो, फिर हम यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट स्टडी करेंगे हर एक तरह के हेलोजन के साथ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपन इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो देखना अच्छे से। तो देखना ये यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा है रिएक्शन का, अभी मैंने आपको बताया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कौन सी रिएक्शन का देख रहे हैं अपन मैकेनिज्म, तो ध्यान रखना जो जनरल रिएक्शन अपन ने लिखी थी। ठीक है ना, रिएक्शन क्या है अपनी, R बॉन्ड H प्लस हेलोजन X2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव R बॉन्ड X प्लस HX। ये अपनी रिएक्शन है। ठीक है, इसका हम मैकेनिज्म देख रहे हैं। कौन सा मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, तो याद रखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को क्यों फॉलो करती है, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म कौन सा होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब आप एक अच्छे से बात याद रखना, मेन बात, कि बच्चों जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हमेशा कितनी स्टेप्स होती है, 3 स्टेप्स होती है। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हमेशा कितनी स्टेप्स होती है, 3 स्टेप्स होती है। कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहली तो होती है चेन इनिशिएशन। सबसे पहली स्टेप होती है चेन इनिशिएशन। दूसरी स्टेप होती है चेन प्रोपागेशन, चेन प्रोपागेशन। और तीसरी स्टेप होती है चेन टर्मिनेशन।
ठीक है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन। हर एक फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर अपने ये 3 स्टेप्स होती है। ठीक है, तो एक एक स्टेप को अपन यहाँ पे चालू कर रहे हैं, ढंग से देखना। जो स्टेप नंबर फर्स्ट, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे सबसे पहली जो स्टेप आती है मैकेनिज्म के अंदर, वो आती है चेन इनिशिएशन स्टेप। अब देखो, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, जो हेलोजन का मॉलिक्यूल जो हम यहाँ पे यूज में लेते हैं, ठीक है ना, मतलब अल्केन के साथ जिस हेलोजन की आप रिएक्शन परफॉर्म करवाओगे, तो पहली स्टेप में यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेशन किसका होता है, हेलोजन फ्री रेडिकल का। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहले जो स्टेप होगी, उस सबसे पहले स्टेप में किसका फॉर्मेशन होगा, हेलोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और वो कैसे होगा, तो हेलोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, उस हेलोजन मॉलिक्यूल के अंदर दोनों हेलोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड का होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होगा बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। मतलब जो सनलाइट होती है, उस सनलाइट के एक्शन की वजह से, सनलाइट की वजह से वो जो मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, उसका होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होता है। होमोलाइटिक ब्रेकडाउन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम पे। ठीक है, और दोनों के दोनों एटम किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, हेलोजन फ्री रेडिकल का। ये वाली बात ध्यान रखना। तो यह है सबसे पहले स्टेप, जिसके अंदर हेलोजन फ्री रेडिकल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे हेलोजन मॉलिक्यूल के अंदर हेलोजन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है, वो हमें तोड़ना पड़ा। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो स्टेप है, इस स्टेप के अंदर जो हेलोजन मॉलिक्यूल है, उस हेलोजन मॉलिक्यूल के अंदर हेलोजन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है, वो टूटा। अब हेलोजन एटम्स के बीच का बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना कि जो पहली स्टेप होती है, इस पहली स्टेप में बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना होता है, और बॉन्ड का ब्रेकडाउन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। वो एनर्जी कहां से आएगी, सनलाइट से आएगी। और ये जो रिएक्शन है, ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम क्या बोल सकते हैं, एक एंडोथर्मिक स्टेप। मतलब ये जो स्टेप होगी, इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो ये एक तरह की एंडोथर्मिक स्टेप होगी, जिसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आ गई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या देखा, दिस रिएक्शन या दिस स्टेप इन्वॉल्व होमोलाइटिक breakdown of halogen molecule, homolytic breakdown of halogen molecule into halide या into halogen free radical, into halogen free radical। ठीक है, समझना। देखो यहाँ पे हेलोजन का मॉलिक्यूल X2, इसको मैंने कैसे लिखा, X बॉन्ड X। ठीक है बच्चों, ये हेलोजन का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है ना, X बॉन्ड X। अब यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट का जो एक्शन है, सनलाइट के एक्शन की वजह से यहाँ पे इसका होमोलाइटिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। होमोलाइटिक ब्रेकडाउन में इसका इलेक्ट्रॉन इस पे और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हेलोजन फ्री रेडिकल का। ठीक है ना, हेलोजन फ्री रेडिकल का। आ गई बात समझ में। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हेलोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ है, और आपको पता है कि बॉन्ड का जब ब्रेकडाउन करना होता है, तो बॉन्ड का ब्रेकडाउन करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सनलाइट की एनर्जी को यूज किया जाएगा। तो ये एक तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। याद रखना, एंडोथर्मिक स्टेप होती है ये। ठीक है बच्चों, ये स्टेप कौन सी होती है, एंडोथर्मिक स्टेप। आगे बात समझ में। और एक बात और आपको जो अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, वो किसकी फॉर्म में आ रही है, फोटॉन्स की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, वो किसकी फॉर्म में आ रही है, फोटॉन्स की फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ पे जो एनर्जी आप दोगे, यहाँ पे जो एनर्जी आप दोगे, वो मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है,
समझना इसके बारे में। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हमें दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड मौजूद है उस बॉन्ड को तोड़ना है। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। याद रखना, हर एक मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो हर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी ही होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक बार और सुनो, जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स मौजूद है उन एटम्स के बीच के जो बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, जब आप वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा दोगे, अगर आप उसके इक्वल भी दोगे तो भी बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो आप अगर उसके इक्वल या आप उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो वो बॉन्ड क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा। और आप एक बात ध्यान रखना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होती है। अभी जैसे यहाँ पे 4 हेलोजन है, 4 तरह के हेलोजन होते हैं, तो चारों हेलोजन के लिए अलग अलग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। वो क्वेश्चन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बनता है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे अच्छे से याद रखना कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को हमें तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ देंगे। और बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम यहाँ पे ये जो एनर्जी देंगे फोटॉन्स की फॉर्म में, ये एनर्जी उस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के या तो इक्वल होनी चाहिए या तो ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा दोगे तो काफी आसानी से टूट जाएगा। तो हम यहाँ पे आराम से लिखते हैं कि जो एनर्जी जो हम यहाँ पे देंगे वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके वो जो मॉलिक्यूल होगा वो आसानी से टूट जाएगा। आगे बच्चों ये स्टेप समझ में, ठीक है ना। तो ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। ये हो गई आपकी पहली स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, एक बार और सुन लीजिए आप। इस स्टेप में क्या होता है, जो हेलोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उस हेलोजन के मॉलिक्यूल का हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। किसके अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, उसका हेलोजन फ्री रेडिकल्स में। कैसे करते हैं, तो जो हेलोजन का मॉलिक्यूल होता है उस हेलोजन मॉलिक्यूल के अंदर जो दोनों के दोनों जो हेलोजन एटम्स होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का हम क्या करते हैं, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन। होमोलाइटिक ब्रेकडाउन का मतलब इक्वल ब्रेकडाउन। दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, ये होमोलाइटिक ब्रेकडाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस बॉन्ड का होमोलाइटिक ब्रेकडाउन करोगे जिससे कि हेलोजन फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। बॉन्ड को तोड़ा, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है ना। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर या फिर ये जो स्टेप है, सॉरी, इस स्टेप के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब एनर्जी को यूज किया गया है। तो ये कौन सी स्टेप हो गई, एंडोथर्मिक स्टेप। ठीक है, और इस स्टेप के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। ये ध्यान रखना अच्छे से। और एक बात और आप याद रखना कि यहाँ पे आपको बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है ना। ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की एक फिक्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। मतलब आपको यदि इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना है तो वो मिनिमम एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। या तो आप उतनी एनर्जी दो या तो उससे ज्यादा दो। आप उससे कम एनर्जी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, फिर बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना है तो आपको इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जो एनर्जी देंगे ना वो इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये आगे आपको अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बच्चों, हेलोजन मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, जो कि हम यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे जिनकी। तो अलग अलग देखेंगे अपन चारों मॉलिक्यूल का हेलोजिनेशन। तो हेलोजन मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, चारों हेलोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि किस मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब किस हेलोजन के मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा और किस हेलोजन के मॉलिक्यूल को बॉन्ड को तोड़ना टफ होगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना अच्छे से। क्वेश्चन सुनना बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक द करेक्ट
increasing order, take the correct increasing order of bond dissociation energy of halogens. Take the correct increasing order of bond dissociation energy of halogens. मतलब जो चारों के चारों जो हेलोजेंस होते हैं उनमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। ठीक है, देखो यहां पे सबसे पहले तो आता है I2, Br2, Cl2, F2। दूसरा आता है F2, Cl2, Br2, I2। तीसरा आता है F2, I2, Br2 एंड Cl2। और चौथा ऑप्शन है I2, Br2, F2 एंड Cl2। ठीक है, तो यहां पे ये चार ऑर्डर है आपके सामने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, मतलब यहां पे आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ने के लिए या किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। मतलब कौन से मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो इस क्वेश्चन को हमें करना है ना। अब देखो आप अच्छे से समझना बच्चों, यहाँ पे आपके सामने चार मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि किस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान होगा, है ना। तो कंसेप्ट क्या बोलता है हमारा, ये सुनो बेटा। कंसेप्ट ये बोलता है कि देखो बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा वो उतनी ही ज्यादा आसानी से टूट जाएगा, है ना। कंसेप्ट क्या बोलता है कि बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा, एक लंबा बॉन्ड है और एक छोटा बॉन्ड है, ठीक है। तो बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा वो उतना ही कमजोर होगा और उतना ही ज्यादा आसानी से क्या होगा, टूट जाएगा। आ गई बात समझ में। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, ठीक है ना, मिटा रहा हूं मैं इसे यहां पे। देखना अच्छे से, यहां पे अपन एक तो F2 लिखते हैं और एक I2 लिखते हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, है ना। चारों हेलोजन में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, तो फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होगा, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा। और यहां पे जो बॉन्ड लेंथ रहेगी, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मॉलिक्यूल के अंदर जो दोनों एटम्स है उनके बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस या उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस, उसे क्या कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मिनिमम, सबसे छोटी होगी बॉन्ड लेंथ यहां पे। मतलब जो F2 मॉलिक्यूल होता है, F2 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। जबकि अगर मैं I2 की बात करूं तो चारों के चारों हेलोजन में सबसे बड़ा साइज किसका है, I2 का, ठीक है। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, तो यहां पे आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो ये अपन ने आयोडीन लिया, ठीक है ना। आयोडीन मॉलिक्यूल है और आपको पता है कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, तो उसका जो बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा लंबा बॉन्ड होगा। तो आयोडीन के केस में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। आयोडीन के केस में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है ना बच्चों। आयोडीन के केस में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा होता है। तो आयोडीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो दोनों एटम्स होंगे वो काफी बड़े बड़े एटम्स होंगे, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, बॉन्ड लेंथ, तो वो काफी ज्यादा आएगी। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, सबसे कम आएगी, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, सबसे छोटा है। आगे होगा आपको ये समझ में, ठीक है। अब देखो इधर, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही कमजोर होगा, ठीक है। बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही क्या होगा, कमजोर होगा। आगे बात समझ में। तो यहां पे अपन देख सकते हैं कि आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है इसमें बॉन्ड सबसे ज्यादा लंबा है, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है, आयोडीन के मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। ये कंसेप्ट आपका हो गया क्लियर। तो इसके केस में
बॉन्ड सबसे कमजोर होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी यहाँ पे क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना कि बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा, बॉन्ड जितना ज्यादा लंबा होगा वो उतना ही कमजोर होगा और उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा, तो उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है, उस आयोडीन के मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, उस आयोडीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड मौजूद है उस बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा होगी और वो बॉन्ड तोड़ना सबसे ज्यादा आसान होगा। तो आप इस बॉन्ड को सबसे ज्यादा आसानी से तोड़ सकते हो। तो आयोडीन के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आयोडीन के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। ठीक है बच्चों, फ्लोरीन के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। ठीक है ना, फ्लोरीन के अंदर बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। अब देखो इधर बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। फ्लोरीन के अंदर सबसे कम बॉन्ड लेंथ है, मतलब फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो सबसे छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज काफी ज्यादा छोटा है। तो फ्लोरीन के केस में जो बॉन्ड बनेगा ये सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड बनेगा, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो बॉन्ड जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, बॉन्ड जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मजबूत होगा। और बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होगा, इस फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगी, इस फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी। और इसका जो बॉन्ड होगा उसके बॉन्ड की मजबूती सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मिनिमम होती है लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती। ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप अच्छे से सीखना। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल होता है ना, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के केस में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, मिनिमम होती है, लेकिन इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा नहीं होती। अब क्यों नहीं होती तो समझना, देखो यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये देखना सुनना। देखो यहां पे क्या होता है, हाँ तो देखना यहाँ पे जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल का जो केस होता है, इसके केस में बॉन्ड लेंथ मिनिमम होती है, लेकिन अभी मैंने बोला कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती। तो ऐसा होता क्यों है, तो इसका कारण है फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर हर एक फ्लोरीन एटम के ऊपर प्रेजेंट 3 लोन पेयर। आपको पता होगा बच्चों, फ्लोरीन एटम जो होता है ये हेलोजन है एक तरह का, और हेलोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे काम आ गया, अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 3 लोन पेयर यहाँ पे होंगे, 3 लोन पेयर यहाँ पे होंगे। हर एक फ्लोरीन एटम के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं 3 लोन पेयर की फॉर्म में। तो 3 लोन पेयर यहाँ पे होंगे, 3 लोन पेयर यहाँ पे होंगे। अब आप देखो फ्लोरीन का जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है। अब यहाँ पे काफी छोटे साइज में 3 लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, काफी छोटे साइज में यहाँ पे भी 3 लोन पेयर है, यहाँ पे भी 3 लोन पेयर है, और दोनों का साइज काफी ज्यादा छोटा है। तो काफी छोटे साइज होने की वजह से दोनों के 3 लोन पेयर एक दूसरे के काफी पास में होते हैं, काफी क्लोज होते हैं। ठीक है ना, याद रखना लोन पेयर्स आर वेरी क्लोज, लोन पेयर्स आर वेरी क्लोज ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से लोन पेयर एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से जो रिपल्शन होता है यहाँ पे वो काफी ज्यादा होता है। रिपल्शन जो होता है यहाँ पे वो काफी ज्यादा होता है, मतलब इसके तीनों लोन पेयर और इसके तीनों लोन पेयर एक दूसरे को काफी ज्यादा रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये स्लाइटली क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। किसके कंपेयर में, क्लोरीन के कंपेयर में। जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वहां पे दोनों एटम्स के ऊपर जो 3 लोन पेयर होते हैं उनमें थोड़ा सा गैप ज्यादा होने की वजह से रिपल्शन कम होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है ना, क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन कम है। ठीक है, और उसकी वजह से उसका जो बॉन्ड होता है वो फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बॉन्ड के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मिनिमम है। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ मिनिमम है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा नहीं है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन मॉलिक्यूल की जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्या है, याद रखना, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना लोन पेयर्स आर वेरी क्लोज ड्यू टू स्मॉल साइज। रिपल्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। तो आप अच्छे से याद रखना, देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद किसकी होगी, फ्लोरीन की, देन उसके बाद ब्रोमाइन की, और सबसे कम आयोडीन की। याद रखना यहाँ पे इस रिपल्शन का जो फर्क है ना, वो केवल और केवल फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ही पड़ा है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका, डी, है ना। आयोडीन की सबसे कम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। तो याद रखना चारों के चारों हेलोजन में जो सबसे मैक्सिमम जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्लोरीन की होती है। तो आगे होगा, आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप काफी अच्छे से याद रखना, ये जो कंसेप्ट है आप पी ब्लॉक के अंदर भी पढ़ोगे, ठीक है। ये जो कंसेप्ट आएगा आपके, ये पी ब्लॉक के अंदर भी आएगा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप लेंगे यहाँ पे चेन प्रोपागेशन, ठीक है ना। चेन इनिशिएशन तो अपने कंप्लीट हो गई, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी आएगी, चेन प्रोपागेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चेन प्रोपागेशन स्टेप अब हम चालू करेंगे। चलो देखिए यहाँ पे, स्टेप 2 आती है चेन प्रोपागेशन, ठीक है ना, चेन प्रोपागेशन। अब देखो इस स्टेप में क्या होता है, सुनना अच्छे से बच्चों। इस स्टेप के अंदर होने वाली जो सबसे मेन बात है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है ना। ये जो स्टेप होती है, इस स्टेप में सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, अल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। फिर वो जो अल्काइल फ्री रेडिकल होता है वो फर्दर हेलोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्या करता है, प्रोपागेट करता है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे, समझना, देखो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली। जो स्टेप नंबर 1 थी, स्टेप नंबर 1 में किसका फॉर्मेशन किया था अपन ने, हेलोजन फ्री रेडिकल का, ठीक है। स्टेप नंबर 1 जो थी, स्टेप नंबर 1 में यहाँ पे आपने किसका फॉर्मेशन किया था, हेलोजन फ्री रेडिकल का। अब ये जो हेलोजन फ्री रेडिकल है, इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। मतलब आपने क्या किया यहाँ पे, हेलोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दिया। पहले तो वो मॉलिक्यूल तो स्टेबल था, इस मॉलिक्यूल के अंदर हर एक एटम का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आपने जो फ्री रेडिकल बनाया, फ्री रेडिकल का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये क्या है, एक अनस्टेबल स्पीसीज, ठीक है ना। ये क्या है, एक अनस्टेबल स्पीसीज। और आपने यहाँ पे हेलोजन का, एक तरह से आप बोल सकते हो कि हेलोजन की स्टेबिलिटी को आपने यहाँ पे पूरा का पूरा बिगाड़ दिया, हेलोजन को अनस्टेबल कर दिया। तो वो दूसरों को नहीं छोड़ेगा, किसको नहीं छोड़ेगा, अल्केन को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे सीधा खुद स्टेबल होने के लिए किसको तोड़ेगा, अल्केन को तोड़ेगा, है ना। ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। यहाँ पे हेलोजन फ्री रेडिकल जो बना, ये हेलोजन फ्री रेडिकल यहाँ पे अनस्टेबल है, और ये खुद को वापस स्टेबल करने के लिए, मतलब वापस खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सीधा किस पे धावा बोलेगा, अल्केन के ऊपर धावा बोलेगा। मतलब अब ये सीधा अल्केन का ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। याद रखना ये सीधा किसका ब्रेकडाउन करेगा, अल्केन का ब्रेकडाउन करेगा। तो यहां पे आप अच्छे से देखना, यहां पे देखो इधर, इसके एक्शन की वजह से ये खुद स्टेबल होने की कोशिश करेगा। आपने इसे अनस्टेबल बना दिया, इसका पहले ऑक्टेट कंप्लीट था, अब आपने इनकम्प्लीट कर दिया। तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अल्केन का ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो अल्केन है इसका जब हम ब्रेकडाउन करते हैं, करो इसका होमोलाइटिक क्लीवेज, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, ठीक है। तो यहां पे आपके पास एक तो बना अल्काइल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल, और एक आपके पास बना हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ठीक है। यहां पे दो तरह के फ्री रेडिकल बने, एक तो बना अल्काइल फ्री रेडिकल और एक बना आपके पास हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहां पे ये जो हेलोजन है, ये यहां पे दोनों में से किस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये सबसे मेन बात आती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो हेलोजन का जो फ्री रेडिकल बना, ये हेलोजन फ्री रेडिकल यहाँ पे दोनों में से
के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इधर यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। अगर ये हेलोजन अल्काइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाता है तो क्या बन जाएगा, RX और H फ्री रेडिकल बच जाएगा। और अगर मान लो ये हेलोजन H के साथ बॉन्ड बना लेता है तो क्या बन जाएगा, HX और R फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब एक बात आप अच्छे से याद रखना, ये स्टेप कभी नहीं होती, ठीक है ना, ये स्टेप कभी भी नहीं होती। क्यों? ड्यू टू मोर एक्टिवेशन एनर्जी, ड्यू टू मोर एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है, सुनना अच्छे से बच्चों। इसका मतलब यह है, सुनना, ये थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स नाम का जो चैप्टर है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का, उसका कंसेप्ट है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी जब रिएक्शन होती है तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, है ना। अच्छे से सुनना, कोई भी जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते। बीच में एक तरह का इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाता है। आगे बात समझ में? तो आप यहां पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है हम उसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। अब एक बात आप अच्छे से याद रखना कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसके इस रिएक्शन के दौरान, वो कॉम्प्लेक्स आसानी से नहीं बन पाएगा। मतलब वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसको बनाने के लिए जो एनर्जी यहाँ पे चाहिए होगी वो काफी ज्यादा हाई चाहिए होगी। तो ध्यान रखना, ये वाली जो स्टेप है ये कभी भी पॉसिबल नहीं होती। क्यों पॉसिबल नहीं होती? ड्यू टू मोर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, तो ध्यान रखना एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से ये जो स्टेप होती है ये कभी भी आसानी से नहीं हो पाती। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कभी भी यहाँ पे जो हेलोजन का जो फ्री रेडिकल है ना वो R के साथ कंबाइन नहीं होगा। वो किसके साथ कंबाइन होगा? H के साथ कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, HX एंड R फ्री रेडिकल। ठीक है, और ये जो R फ्री रेडिकल है यहाँ पे ये क्या बना, इंटरमीडिएट बना। ठीक है, ये क्या बना यहाँ पे, इंटरमीडिएट। तो इसकी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब इस स्टेप के दौरान इंटरमीडिएट बनता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, आ गई होगी आपको समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। हाँ तो बच्चों आ गई ये वाली बात समझ में? एक बार और सुन लो। देखो यहाँ पे इस स्टेप में क्या बताया मैंने आपको, आपने पहले स्टेप के अंदर हेलोजन फ्री रेडिकल बनाया। अब हेलोजन फ्री रेडिकल जो है वो अनस्टेबल स्पीसीज है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब आपने क्या किया, बेचारे को इनकम्प्लीट बना दिया, तो वो तो मतलब अनस्टेबल बना दिया, तो वो तो खुद को वापस स्टेबल होने की कोशिश करेगा, है ना। मतलब खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। तो अब वो यहाँ पे खुद को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, अल्केन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्केन मॉलिक्यूल है, इस अल्केन मॉलिक्यूल का हमने क्या किया, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन किया और क्या बना दिया, एक तो अल्काइल फ्री रेडिकल और एक बनाया अपन ने हेलोजन फ्री रेडिकल। ठीक है, एक तो बना अल्काइल फ्री रेडिकल और एक बना यहाँ पे हेलोजन फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे आप देखो, इधर ढंग से समझना ये वाली बात। यहाँ पे मैंने क्या बोला, हेलोजन जो फ्री रेडिकल है यहाँ पे, इस हेलोजन फ्री रेडिकल के पास अब यहाँ पे दो अलग अलग फ्री रेडिकल है जुड़ने के लिए। वो चाहे तो अल्काइल फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है, वो चाहे तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ सकता है। कौन सी रिएक्शन यहाँ पे काफी आसानी से होगी? तो आप एक बात ध्यान रखना, देखो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। यदि वो R फ्री रेडिकल के साथ जुड़े तो क्या बन जाएगा, RX, और H फ्री रेडिकल अलग से बच जाएगा। या तो फिर वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ जुड़े तो क्या बन जाएगा, HX, और R फ्री रेडिकल अलग से बच जाएगा। अब एक बात आप अच्छे से याद रखना कि ये वाली रिएक्शन कभी नहीं होती यहाँ पे। ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं होती? याद रखना, इस रिएक्शन को करवाने के लिए काफी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब? तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी जब रिएक्शन होती है तो किसी भी रिएक्शन के अंदर याद रखना, जब रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं
तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट जब करेंगे तो वो बीच में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, देन उसके बाद प्रोडक्ट में चेंज होंगे। वो जो बीच में इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है ना, वो बनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होता है एंड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। और वो जो कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और उस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना? मतलब आप यहाँ पे मान सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे काफी ज्यादा चाहिए। तो इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं पाती इतनी आसानी से। तो ध्यान रखना, ये वाली स्टेप कभी पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे ये जो हेलोजन होगा वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। और आराम से एक मॉलिक्यूल में चेंज होके वापस खुद को क्या बना लेगा? स्टेबल बना लेगा। और यहाँ पे जो दूसरा फ्री रेडिकल बचा वो कौन सा बचा? अल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है। और अल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पे क्या हो गया? इंटरमीडिएट। तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप के अंदर यहाँ पे अल्काइल फ्री रेडिकल बना। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इसकी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होने की वजह से ये नहीं बना। अल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पे इंटरमीडिएट बनाया गया। तो ये जो पूरी की पूरी स्टेप है, ये कौन सी स्टेप है? यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगी? डिसाइड करेगी। है ना? ये वाली बात ध्यान रखना। मतलब पूरी जो रिएक्शन की स्पीड होगी वो इसी पे डिपेंड करेगी। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल फ्री रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट आपको मिला। अच्छा, एक बात और आप सुनो फाइनली। ठीक है, चलो वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अल्काइल फ्री रेडिकल आपको एज एन इंटरमीडिएट मिला। अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल है, ये अल्काइल फ्री रेडिकल अब वापस किसको तोड़ेगा? हेलोजन मॉलिक्यूल को। बदला लेगा एक तरह से ये। ठीक है, कि हेलोजन फ्री रेडिकल ने मुझे तोड़ा, मैं तो अपनी जिंदगी आसानी से बिता रहा था। ठीक है, मैं तो अच्छा खासा स्टेबल था, तो मेरे के आगे उंगली करी उसने। तो यहाँ पे ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल है, इसका बदला वो हेलोजन मॉलिक्यूल से निकालेगा और हेलोजन मॉलिक्यूल को वापस तोड़ेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा? अब हेलोजन मॉलिक्यूल को तोड़ देगा वापस, और हेलोजन मॉलिक्यूल को तोड़ के, ठीक है, खुद हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेगा? RX, और एक हेलोजन फ्री रेडिकल वापस बाहर। ये हेलोजन फ्री रेडिकल आपका वापस बन गया। ठीक है, अब ये हेलोजन फ्री रेडिकल वापस क्या करेगा? वापस हेलोजन फ्री रेडिकल दूसरे अल्केन को तोड़ेगा। ठीक है, वापस हेलोजन फ्री रेडिकल क्या करेगा? दूसरे अल्केन को तोड़ेगा। ठीक है, फिर वापस ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, वापस अल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फिर वापस अल्काइल फ्री रेडिकल हेलोजन को तोड़ेगा, वापस हेलोजन फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये एक तरह से चेन चालू हो गई, है ना? ये रिएक्शन की चेन लगातार चलती जाएगी, लगातार फ्री रेडिकल बनते जाएंगे, लगातार फ्री रेडिकल टूटते जाएंगे, एक्सेट्रा। मतलब लगातार फ्री रेडिकल बनते जाएंगे, लगातार मॉलिक्यूल टूटते जाएंगे, लगातार ये चेन चलती जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये है चेन प्रोपागेशन। आगे बात समझ में? अब यहां पे सबसे जरूरी बात क्या हुई? सुनना अच्छे से। यहां पे सबसे जरूरी बात हुई बॉन्ड का फॉर्मेशन। बच्चों, हेलोजन फ्री रेडिकल ने यहां पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, अल्काइल फ्री रेडिकल बना, उस अल्काइल फ्री रेडिकल ने यहां पे हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो यहां पे दो जगहों पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना? याद रखना, इन दो जगहों पे यहां पे क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन। और एक बात आप अच्छे से याद रखना कि जहां पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वहां पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, जहां पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी, लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। और इसकी वजह से ये जो स्टेप होती है, ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक। ये क्या होती है? एक्सोथर्मिक। मतलब यहां पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेप होती है ये एक्सोथर्मिक स्टेप होती है। मतलब इसके लिए डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है ना? डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। आगे बात समझ में? तो ये वाली जो स्टेप होती है, ये स्टेप कैसे स्टेप होती है? एक्सोथर्मिक स्टेप होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, फॉर आयोडीनेशन this step is endothermic.
मतलब अगर आप आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवाओगे तो ये स्टेप एंडोथर्मिक होगी। इसका रीजन क्या होता है वो मैं जब आपको पूरा आयोडीनेशन अलग से समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छा एमसीक्यू अपन बनाते हैं, सुनना देखो इधर। चेन प्रोपागेशन स्टेप, चेन प्रोपागेशन स्टेप, चेन प्रोपागेशन स्टेप is endothermic in case of A fluorination, B bromination, C chlorination एंड डी आयोडिनेशन। बच्चों चेन प्रोपागेशन स्टेप जो होगी, चेन प्रोपागेशन स्टेप एंडोथर्मिक किस केस में होगी, तो क्या आंसर दोगे, आयोडीन के केस में। आ गई ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में, ठीक है ना। तो ये थी बच्चों चेन प्रोपागेशन स्टेप। अब सबसे फाइनली आती है लास्ट यहाँ पे चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये वाली आप सबसे अच्छे से समझना कि ये वाले जो स्टेप होती है, सबसे मेन बात इसमें यह है कि एक तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा अल्काइल फ्री रेडिकल, ये आप अच्छे से याद रखना, ये अभी हमारे आगे कंसेप्ट में काम आएगा। और एक ये जो स्टेप होती है ये एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, और केवल आयोडीन के केस में ये क्या होती है, एंडोथर्मिक नेचर की होती है। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर चेन टर्मिनेशन पढ़ते हैं। तो ये हो गए बच्चों चेन प्रोपागेशन। और फाइनली एक बार और सुन लो, चेन प्रोपागेशन में सबसे जरूरी बात आपको याद रखनी है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है यहाँ पे, अल्काइल फ्री रेडिकल। बच्चों ये वाली बात अच्छे से याद रखना कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है इसमें अल्काइल फ्री रेडिकल मतलब हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में जो अल्काइल फ्री रेडिकल है ये इंटरमीडिएट की तरह बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको कल में जब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को यहाँ पे चारों तरह के अलग अलग हेलोजिनेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे अपन स्टेबिलिटी सिलेक्टिविटी कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल आएगा। ठीक है, तो ये आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है ना। और लास्ट स्टेप आती है आज की चेन टर्मिनेशन। उसके अलावा यहाँ पे आयोडिनेशन के केस में ये वाली जो स्टेप है ये एंडोथर्मिक क्यों हुई, बाकी के केस में एक्सोथर्मिक क्यों है, तो इसका भी रीजन मैं कल आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप अच्छे से देखना वो, ठीक है। फाइनली आती है यहाँ पे चेन टर्मिनेशन स्टेप थर्ड, ठीक है ना। स्टेप थर्ड चेन टर्मिनेशन क्या होता है इस स्टेप में, तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं यहाँ पे पूरी रिएक्शन के दौरान जो भी फ्री रेडिकल बने यहाँ पे वो सारे के सारे सेल्फ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना। जिससे कि फाइनली ये रिएक्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। चेन टर्मिनेशन का मतलब रिएक्शन का रुकना, टर्मिनेट होना मतलब रुकना। और चेन टर्मिनेशन कब पॉसिबल होता है, जब जितने भी फ्री रेडिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं वो सारे के सारे फ्री रेडिकल सेल्फ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो देखो कौन कौन से फ्री रेडिकल बने यहाँ पे, हेलोजन फ्री रेडिकल और अल्काइल फ्री रेडिकल, दो तरह के फ्री रेडिकल बने। हाइड्रोजन तो हाथों हाथ एक्स के साथ जुड़ते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो तरह के फ्री रेडिकल बचेंगे, एक तो अल्काइल फ्री रेडिकल और एक हेलोजन फ्री रेडिकल। अब आप यहाँ पे कितने तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तो तीन तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। एक तो अल्काइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, एक हेलोजन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, और एक अल्काइल और हेलोजन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह के प्रोडक्ट और पॉसिबल है, आर बॉन्ड आर, एक्स बॉन्ड एक्स एंड आर बॉन्ड एक्स, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये दोनों प्रोडक्ट ये हमें केवल और केवल मैकेनिज्म से ही समझ में आ सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट आपको पता हो तो ये आपको रिएक्शन में नहीं दिखाई दिए थे, इनका बनना केवल और केवल आप मैकेनिज्म से ही समझ सकते हो। ये वाली बात भी कल मैं आपको चारों के चारों तरह के हेलोजिनेशन में सेपरेटली अच्छे से समझाऊंगा। ये वाली बात आ गई आपको समझ में, तो ध्यान रखना। चेन ऑफ रिएक्शंस is terminated by self combination of free radicals,
फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों अपना मैकेनिज्म कंप्लीट। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। अब लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी यही रिएक्शन आगे कंटिन्यू चलेगी। दैट मीन्स हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, मतलब फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा उस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, चारों तरह के हेलोजिनेशन को बिल्कुल सेपरेट स्टडी करेंगे, है ना। फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन, क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन एंड आयोडिनेशन ऑफ अल्केन। और हर एक तरह के हेलोजिनेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, एमसीक्यू के फॉर्म में, थ्योरी के फॉर्म में। 12th क्लास में भी यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप अच्छे से देखना लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 के अंदर ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये आप अच्छे से पढ़ना, तभी आपको लेक्चर नंबर 5 काफी अच्छे से क्लियर होगा। आगे ना बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 4 फाइनली कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में वापस पूरा अच्छे से डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना बच्चों। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलते रहे मेरे वीडियो के। ठीक है, बाय बाय।